Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 14, electromagnetic induction. We are going to discuss the induced EMF and motional EMF. Okay. Now we will derive the relation for the motional EMF also. Okay. Now here we have the two main and very interesting and very key topics of this chapter. Okay, first one is self induction and second one is mutual induction. Okay, now students try to prepare these topics very well. Okay, now students we are going to define the induced EMF by the Faraday's law. Whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, EMF is induced in the conductor and this EMF is called induced EMF. Okay, now students बड़ी simple representation है induced EMF की कि Faraday's law के according हम इस चीज़ को define करते हैं और ये कहते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो कि वेरी कर रही है, अगर किसी कंडक्टर को रखा जाए तो उस कंडक्टर में एक EMF इंड्यूस हो जाती है. ठीक है, इस कंडक्टर में इस इंड्यूस होने वाली EMF को हम इंड्यूस्ड EMF का नाम देते हैं. ठीक है, नाउ द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ब्राउट अबाउट इन टू वेज. देयरफॉर द इंड्यूस्ड EMF इज ऑफ two types. Okay, now the first one is the dynamically induced EMF. Now when the conductor is moved in a stationary magnetic field in such a way that the flux linking it changes in magnitude, then the EMF induced in this way is called dynamically induced EMF. Now here we have an example for the dynamically induced EMF, like in a DC generator we have the same phenomena. Okay, now it is so called because EMF is induced in the conductor which is in motion. Okay, now students डायनेमिक या डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF को हम सिंपल इन दो मेन पॉइंट्स में डिफाइन कर पाते हैं. ठीक है, कि हमारा जो कंडक्टर होता है वो एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होता है. यानी जैसे आप इस एनिमेशन के अंदर देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेट है आपका ये स्टेशनरी है. ठीक है, मैग्नेट मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होने पर हम अपने कंडक्टर को मूव करा रहे होते हैं. ठीक है, जब हम कंडक्टर को मूव करते हैं तो इस दौरान फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने पर कंडक्टर में EMF इंड्यूस हो जाती है. ठीक है, इस इंड्यूस होने वाली EMF को डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF का नाम दिया जाता है. ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन हमें DC जनरेटर में नजर आती है. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF. Okay, now when the conductor is stationary and the magnetic field is moving or changing, then the EMF induced in this way is called statically induced EMF. Now here we have the example of this phenomena in transformer. Okay, it is so called because EMF is induced in the conductor when which is stationary. Okay, now students यहाँ पे statically induced EMF, इसमें ये दो पॉइंट्स मेन है. ठीक है, हमारा कंडक्टर अब स्टेशनरी होता है. ठीक है, जैसे इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं. ठीक है, हमारा कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी होता है और अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो चेंज हो रही होती है या हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवा रहे होते हैं. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को मूव करने की वजह से अब फ्लक्स चेंज हो रहा है और उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर इंडक्शन हो रही है.
ठीक है, इसकी एप्लीकेशन हमें ट्रांसफॉर्मर में नजर आती है। Now students, we are going to define the motional EMF and then we will derive the relation for the motional EMF. Okay, now students, जैसे कि आपको motional EMF इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी EMF जो कि मोशन की वजह से जनरेट होती है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब हम अपने किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उसके अंदर, उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, इस इंड्यूस होने वाली ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं, क्योंकि ये कॉइल की या हमारे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से या मूवमेंट की वजह से जनरेट होती है या क्रिएट होती है। ठीक है, नाउ हियर वी कैन सिंपली डिफाइन द मोशनल ईएमएफ एज the EMF induced by the motion of a conductor across a magnetic field is called motional EMF. Okay, now students, we are going to derive the relation for the motional EMF. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी बेस पे हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले ये आप ज़रा इसको देख लीजिए। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो कि ब्लू क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, ये क्रॉस, इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इनवर्ड हैं। ठीक है, स्लाइड के अंदर की तरफ जा रही हैं। अगर यहाँ डॉट होते तो इसका मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ आ रही होती हैं। ठीक है, तो क्रॉस की रिप्रेजेंटेशन ये है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड दी स्लाइड यानी इनवर्ड हैं। ठीक है, स्लाइड में अंदर की तरफ जा रही हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया है, ये रहा हमारा कंडक्टर जो मेरा इस वक्त पॉइंटर मौजूद है। ठीक है, इस कंडक्टर को हमें मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना है और इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ जनरेट होगी जिसको हम मोशनल ईएमएफ का नाम दे रहे हैं। ठीक है, मगर हमने क्या किया है, इस करंट को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दी है कुछ कंडक्टर्स को मजीद अरेंज करके। ठीक है, यानी हमने एक कंडक्टर MSRN की फॉर्म में इस शेप में अरेंज किया। ठीक है, और हमारा जो कंडक्टर है जिसको हमको मूव करना है उसको हमने इनके ऊपर रख लिया है। ठीक है, इस तरह अब हम क्या करेंगे, अपने कंडक्टर को मूव कराएंगे और इसमें जो करंट जनरेट होगा वो इन कंडक्टर्स में से भी फ्लो करता हुआ हमें नजर आएगा। ठीक है, तो हमें आसानी होगी इसको ऑब्जर्व करने में, करंट की डायरेक्शन को और बाकी रिलेशन को ड्राइव करने में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक चीज़ और कि ये जो M से लेकर N तक जो पार्ट है, ठीक है, जो लेंथ है हमारे कंडक्टर की वो है L। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर करंट जो है वो इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जब हम इस कंडक्टर को मूव करते हैं तो हमें ये बात मालूम है जो कि हम अपने लास्ट चैप्टर्स में और अपने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर आए। ठीक है, कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाता है तो उस पर फोर्स एक्ट करती है और वो फोर्स इक्वल होती है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B के। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये चार्ज इस कंडक्टर के अंदर मौजूद है, बल्कि यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, तो पहले हम एक चार्ज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद जब सारे चार्जेस के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर सारे चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे, इन पर फोर्स एक्ट करेगी और ये मूव करेंगे तो ये करंट को हाईलाइट करेंगे, करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एक चार्ज पर जो फोर्स लगती है वो इक्वल है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B के। ठीक है, अब अगर आप ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है बिटवीन V एंड B, यहाँ पर ये जो V है ये वेलोसिटी है और जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो Q है ये चार्ज की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो जब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री होगी। ठीक है, यानी जो थीटा फॉर्म हो रहा है बिटवीन V वेलोसिटी एंड B मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इनके दरमियान जो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा ये 90 डिग्री है। कैसे, अपनी इस फिगर के अंदर देखिए, ये जो क्रॉस है ये इनवर्ड है, स्लाइड के अंदर मूव कर रहे हैं।
ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स इज मैग्नेटिक। और ये जो v है, ये v वेलोसिटी आपके लेफ्ट साइड पर है। तो यहाँ पर बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन, आप अपना लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल देखिए, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो b की डायरेक्शन में यानी इनवर्ड रखिए, और जो आपकी सेकंड फिंगर है उसको v वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखिए। तो थंब जो होगा वो इस तरह अपवर्ड रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो b और v में 90 डिग्री फॉर्म होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा, जो कि फॉर्मूला कुछ यूं हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। नाउ अब ये एक चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स के ऊपर बात करके हम ये कहते हैं कि क्योंकि इस कंडक्टर में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो ये तमाम के तमाम चार्जेस मूव करेंगे, और मूव करने पर ये एक करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम I रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब यही तमाम चीजें मैं अपनी स्टेटमेंट के साथ एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन में दोबारा देता हूं, और इस फोर्स के जो कि करंट की फॉर्म में अब हमें नजर आएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ तो हियर since the conductor is carrying current and it is in the uniform magnetic field, it will experience a force of magnitude BIL. By Fleming right hand rule, the direction of this force is towards up, okay। सो स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंटेशन हम दे चुके हैं यहाँ पे। तो ये जो F की वैल्यू आएगी हमारे इस कंडक्टर पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, करंट जिसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, वो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू BIL, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन यहाँ हमारी बन रही है कि हम बेसिकली इस कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, इस कंडक्टर में मौजूद जो चार्जेस होंगे, ठीक है, जो पार्टिकल्स होंगे, जो चार्जेस होंगे, वो हमारे इस फोर्स को, वो हमारी इस फोर्स को अपोज करेंगे, इसके खिलाफ वर्क करेंगे, ठीक है, इसके खिलाफ फोर्स लगाएंगे जो हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जिससे फोर्स से हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारी फोर्स को अपोज करने के लिए मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी इसको जब अपोज करेंगे तो ये इनकी एक मूवमेंट बन जाएगी। हमारी फोर्स को अपोज करने की वजह से ये एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम यहाँ इनके इस वर्क को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। नाउ द अप्लाइड फोर्स इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स F. नाउ वी कैन राइट द रिलेशन, द रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू V। स्टूडेंट, ये देखिए, ये जो F इंटू V है, बेसिकली ये रेट ऑफ वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कैसे कि ये जो F है फोर्स इंटू V वेलोसिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो देखिए वेलोसिटी इक्वल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमिनेटर में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा है। तो F इंटू S, ठीक है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होगा और डिवाइडेड बाय टाइम होगा, ठीक है। तो ये रेट ऑफ वर्क डन की रिप्रेजेंटेशन बनेगा। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है F इंटू V, ठीक है। नाउ अगर हम इसको F की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह आ जाएगी, रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू BIL V. This is our equation number 1. Now students, the work being done is converted into the electrical energy. आप जिस पे वर्क कर रहे हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू EMF इंटू I, ठीक है। ये EMF का सिंबल है, वोल्टेज का सिंबल है, EMF का सिंबल है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. सो EMF I इज इक्वल टू BIL V, ठीक है। यहाँ से I और I कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली इक्वेशन हमें मिलेगी EMF इज इक्वल टू BIL V. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे कंडक्टर को जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं, उसके अंदर जो EMF इंड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू इक्वल होगी BIL V के, ओके। और ये इन तीनों पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही होगी।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, जब किसी कॉइल में से करंट पास होता है, ठीक है, तो वो कॉइल बेसिकली उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो क्योंकि हम अपने इस करंट को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, ठीक है। यानी अगर ये करंट जो है जो इस कॉइल के अंदर मूव कर रहा है, अगर ये चेंज होगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो इसके अराउंड क्रिएट हुई भी है, ठीक है। अब ये फ्लक्स के चेंज होने पर ये कॉइल जो कि खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है, ठीक है, इसकी अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर जो करंट फ्लो कर रहा है, जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये इस फोर्स को जो इसके ऊपर फ्लक्स के चेंज होने की वजह से लगती है उसको अपोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक करंट या ईएमएफ जनरेट होती है जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट का नाम देते हैं, ठीक है, और इसी को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन, जो कि बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। क्या हम इसको देंगे इस तरह कि जब किसी कॉइल के अंदर उसकी अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड जो कि उसके अराउंड जनरेट हो रही है, उसकी वजह से उस कॉइल के अंदर खुद ही अपनी कॉइल के अंदर अपनी फील्ड की वजह से अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दिया जाता है, और इस प्रोसेस को आप, इस फिनोमेना को आप सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। नाउ हियर वी कैन डिफाइन द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन एज द फिनोमेना इन विच अ changing current in a coil induces an EMF in itself, ठीक है स्टूडेंट्स, ये की पॉइंट है, ठीक है, कि किसी कॉइल को जिसमें से करंट पास हो रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब करंट वेरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरी कर रही है तो इसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, मींस, ठीक है। तो ये जो कॉइल है ये खुद अपनी ही जो इसकी फील्ड है उसकी वजह से अपने अंदर एक ईएमएफ जनरेट कर लेता है, ठीक है, और इस ईएमएफ को हम इंड्यूस ईएमएफ का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ हियर वी कैन डिफाइन इट एज the EMF induced in a coil due to the change of its own flux linked with it is called self-induced EMF. Okay, students, ये key definition और ये key points हैं. Now, students, अब यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी बड़ी सिंपल सी टर्म है जिसको आप समझ सकते हैं। लास्ट स्लाइड में सेल्फ इंडक्शन था और यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल दैट अपोजेस एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ करंट flowing through it is called its self inductance or inductance. Okay, now students, we are going to derive the mathematical formula for the self induction. Okay, now here students, we know that the formula EMF or induced EMF is equal to n into delta phi upon delta t. स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया बेसिकली ये हमारे पास फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, और ये जो एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस एन को इस फाई के साथ लिख लिया है क्योंकि एन एक कांस्टेंट वैल्यू है तो मैं इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो E इज इक्वल टू, यानी EMF इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और ब्रैकेट में मैंने n इंटू फाई लिख लिया है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, द फ्लक्स linkages due to the n number of turns of the coil is proportional to the current I. Now students, अभी हम यही वाली बात कर रहे थे
फैराडे लॉ हमें यही बताता है। और इसके साथ हमें ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट मिलती है कि जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज करेंगे आप उतना ही ज्यादा करंट चेंज होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो n फाई है, फाई फ्लक्स है और करंट हमारे पास I है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप फ्लक्स चेंज करेंगे करंट उतना ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है, या उतनी इंडक्शन होगी। इसका मतलब फाई और I दोनों डायरेक्ट रिलेशन में। अब क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं तो इसीलिए n फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन जो हमने यहाँ पर अरेंज की थी ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी, यानी n फाई की जगह हम I लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट रिलेशन में यूं लिखा जा सकता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हमारे डायरेक्ट रिलेशन में, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको आप हटाते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जो कांस्टेंट यूज करने जा रहे हैं वो है कैपिटल L, ठीक है। नाउ तो ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट होगा इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू कैपिटल L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। नाउ स्टूडेंट्स, वेयर कैपिटल L इज अ कांस्टेंट कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस और inductance, okay, of the coil. The SI unit of self induction is Henry और कैपिटल H, ओके। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास कैपिटल L है, ठीक है, इसकी जो यूनिट आएगी वो हेनरी होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके पेपर्स में कवर होता है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक और रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये L हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जो अभी हमने ड्राइव किया है जो येलो शेडेड में मौजूद है, तो इस L को मैं I के साथ लिख लेता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये जो n यहाँ पर कांस्टेंट था इसको फाई के साथ यानी फ्लक्स के साथ मैंने अरेंज किया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी, ठीक है, इस ब्रैकेट की तरह। तो अगर मैं L को यहाँ लिख लूँ I के साथ तो ये इक्वेशन कुछ यूं फॉर्म हो जाएगी, EMF इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा T। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, E इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा T इंटू ब्रैकेट L कैपिटल L इंटू कैपिटल I, ओके, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी इसको हम रीराइट करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 मौजूद है जो हमने अभी यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट में स्लाइड के फॉर्म की थी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इनकी जब आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज कुछ इस तरह आ जाएंगी कि डेल्टा अपॉन डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा दोनों का, ठीक है, और आपके पास जो टर्म बचेगी वो होगी कैपिटल L I इज इक्वल टू कैपिटल N फाई, ओके। नाउ तो आप जरा L की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, L इज इक्वल टू कैपिटल N फाई अपॉन I, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है ये बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये इन 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। N जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, ओके। कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, फाई मींस फ्लक्स, और ये जो I है आपके पास ये करंट है, ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको हम कुछ यूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल को हमने एक सोलेनॉइड लाइक फॉर्म किया हुआ है, ठीक है, और इससे हमारा एक ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो सोर्स जो है वो कनेक्ट हुई हुई है, तो इसका मतलब इसमें से करंट पास हो रहा है, और ये जो कॉइल है जहां इस वक्त मेरा पॉइंटर है इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है तो ये डायरेक्शन आपको बार बार चेंज होती हुई नजर आ रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है इसका मतलब कि फ्लक्स चेंज हो रहा है इस रीजन में जहां ये रखा हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक और इसी तरह का सोलेनॉइड बनाते हैं, यानी एक कॉइल को एक सिलेंडर के ऊपर अरेंज करते हैं, बाउंड करते हैं, और इस अरेंजमेंट को इस दूसरे कॉइल को लाकर इसके बराबर में जिसमें करंट पास हो रहा है इस कॉइल के बराबर में या इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। ये इससे टच नहीं हो रहा फिजिकली, ओके। नाउ तो इसकी फील्ड में सिर्फ हमने इसको रख दिया और इसके साथ हमने एक
कोई भी मीटर कनेक्ट कर दिया है ताकि हमें ऑब्जर्वेशन हो सके। अब देखिए, जब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे इस प्राइमरी कॉइल में ये जो सोर्स लगी है ना, जिस कॉइल के साथ, इसको हम प्राइमरी कॉइल का नाम दे रहे हैं, और ये जो हमने प्लेस किया है जिसको हमने एक मीटर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, नेबरिंग कॉइल, या हम इसको सेकेंडरी कॉइल का नाम देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारे पास कॉइल है जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, करंट चेंज करेगा अपने डायरेक्शन को, तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने की वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का मतलब ये हुआ कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी मैग्नेटिक फील्ड में बराबर में एक और कॉइल रखा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है जो कि चेंज हो रही है, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी एक करंट जनरेट हो जाएगा या ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का नाम देंगे, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ और लेंज लॉ हमें यहाँ रिप्रेजेंट होगा, यानी जितना ज्यादा आप फ्लक्स चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर उतनी ज्यादा इंडक्शन हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो सेम फिनोमेना अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कि ये जो कंडक्टर जिसको हमने सिर्फ बराबर में यहाँ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, इस फर्स्ट कॉइल के बराबर में, तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस होंगे सेकेंडरी कॉइल के अंदर, वो फोर्स करेंगे, वो अपोज करेंगे, ठीक है, इस चेंज को जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे जब वो अपोज करेंगे तो, और ये करंट की रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा, और इससे हमें ईएमएफ एंड करंट मिल रहा होगा। इसको हम इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ का नाम देंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये फिनोमेना, ये प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर एक प्राइमरी कॉइल में करंट पास हो रहा हो और उसमें करंट चेंज हो रहा हो, ठीक है, एक प्राइमरी कॉइल जिसमें करंट चेंज हो रहा हो, उसके नेबर में रखी हुई कॉइल में इंडक्शन हो जाए, तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का, ठीक है। यानी एक कॉइल, प्राइमरी कॉइल जिसमें करंट पास हो रहा है, उसके नेबर में एक कॉइल रखी गई जिसके अंदर इंडक्शन हो गई, ठीक है। इस तरह की इंडक्शन को हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। नाउ, तो अब हम इसकी जरा डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमेना in which changing current in one coil induces an EMF in another coil is called mutual induction. Now students, we are going to derive the formula for the mutual induction. Okay, now students, same यही representation जो अभी हमने अपने लास्ट स्लाइड्स में दी है, अभी हमने डिस्कस किया, उन्हीं पैरामीटर्स को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नो दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आप जितना ज्यादा प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करेंगे, इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल के अंदर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड में अभी हमने डिस्कस किया, तो ये रिलेशन हमारे पास मौजूद है। अब देखिए, इस रिलेशन को हम जरा अरेंज कर लेते हैं। तो ईएमएफ इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हम म्यूचुअल इंडक्शन को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज होगा वो कांस्टेंट हमारा कैपिटल एम होगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू कैपिटल एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ओके, नाउ वेयर एम इज अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस और inductance of the coil. Now here we have the similar unit of the mutual induction. The SI unit of the mutual induction is Henry, okay, or capital H. So we can write this formula as students, जिस तरह लास्ट स्लाइड्स में ये जो कांस्टेंट है
इसको हमने अपने डेल्टा के अंदर जो वैल्यू थी उसके साथ रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे भी क्योंकि ये m एक कांस्टेंट है तो इसको हम इस फॉर्म में इक्वेशन को बना सकेंगे। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और ब्रैकेट में m और I को हमने लिख लिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में जो अभी हमने आज अपनी सेल्फ इंडक्शन की डिस्कस की, उसमें हमारे पास हमने इक्वेशन फॉर्म की थी। ओके, नाउ तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल N इंटू फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दीजिए, तो आपके पास डेल्टा अपॉन डेल्टा टी कैंसिल होने के बाद वैल्यू मिलेगी एम आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन फाई। ओके, अब यहां से m की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो कैपिटल M इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये म्यूचुअल इंडक्शन के कांस्टेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, और ये जो वैल्यू है ये बेसिकली इन 3 पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट है। Now students, today we have a very simple question. Okay, students, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया मेनली वो हमारा इंडक्शन, और उसमें भी अगर हम देखें तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन था। ठीक है, ये दो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक्स हैं। तो अब स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि आप सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की बेस पर हमें 5 एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होंगी। कोशिश कीजिए जो आपकी बुक से रिलेटेड है वो ना हो, ठीक है, वो ना हो, और जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो आपको नज़र आ रही हैं अपने डेली लाइफ में, वो एग्जाम्पल्स आप कोट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।